हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरा रेप हुआ था। जब कोई लड़की दोस्त आपसे ये कहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? 12वीं के आखिर महीनों तक लगभग हर स्टूडेंट कॉलेज लाइफ के सपने लेने लगता है। इसके पीछे कारण भी है। स्कूल की जेल वाली जिंदगी से निकलकर वो विद्यार्थी एक आजाद रंगी सपने के लिए कॉलेज जाना चाहता है, इस उम्मीद से कि फिल्मी कॉलेज को वो भी एंजॉय कर सकेगा रियल लाइफ में। परंतु सच्चाई कुछ और ही होती है फिल्मी और रियल कॉलेज की। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में रियल कॉलेज भी बहुत नाटकीय प्रसंगों से रूबरू करवा ही देता है। सामान्यतः सभी स्कूल के विद्यार्थियों को लगता होगा कि कॉलेज में पैर रखा नहीं और लव अफेयर शुरू। को एजुकेशन पाने वाले बच्चे जरा अलग सोचते होंगे, क्योंकि लव सब उनका कब शुरू हो जाता है कई बार उनको भी पता नहीं चलता होगा। पर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि सह शिक्षा पाने वाले सभी विद्यार्थी ऐसा मानते या करते हैं। सभी सामान्य विद्यार्थियों की तरह मेरे लिए भी कौतूहल से भरी एकदम नई दुनिया थी कॉलेज लाइफ। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ था और उस कॉलेज में इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की भरमार थी। मेरे आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ गई होती अगर मेरे छोटे भाई ने मुझे पहले से ही इसके लिए मानसिक रूप से तैयार ना किया होता। वो जानता था कि मुझे अपने अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से दिक्कत आ सकती है। मुझसे छोटा जरूर था पर बहुत से मामलों में मुझसे बेहतर भी था और आज भी है। एकदम हुलिया ही बदल दिया था उसने मेरा। मैं पहले दिन जब कॉलेज गया तो रैगिंग का सामना करना पड़ा। मनहर ने समझाया था, भाई रैगिंग से घबराना नहीं, यह एक माध्यम है जिससे जूनियर और सीनियर विद्यार्थियों के बीच जान पहचान बनती है, इसे एंजॉय करना। छोटे भाई की यह सीख काम आई। मनहर इतना सब कैसे जानता था? हम दोनों की उम्र में 2 साल का अंतर है, पर पढ़ने में बहुत मेहनती रहा है। उसने भी मुझसे पहले एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसका सेकेंड ईयर चल रहा था। मैंने देर से एडमिशन क्यों लिया? दरअसल 12वीं करने के बाद मैं किस क्षेत्र में करियर बनाऊं ये निर्धारित नहीं कर पा रहा था, इसलिए ही समय बीत गया। तब भाग्य उस कॉलेज में ले गया। रैगिंग के विषय में कहूंगा कि उस समय सरकार ने रैगिंग के खिलाफ सख्ती बरती हुई थी। बहुत से विद्यार्थी रैगिंग के नाम पर अपराध के शिकार हुए और वे आत्महत्या तक करने लगे थे। हमारे कॉलेज में कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। सच में रैगिंग के नाम पर सिर्फ हंसी मजाक ही हुआ था। पहला साल था, सबसे हाय हेलो थी, दोस्ती तक बात नहीं पहुंची थी। कम से कम मेरी तो किसी से नहीं हुई थी, बाकियों ने अभी बताया नहीं था। क्लासेस शुरू हुई। इसी कक्षा में मेरा ध्यान खींचा 5 फुट 3 इंच हाइट वाली बेहद दुबली पतली आकृति ने। कमाल है, पहला साल यूं ही बीत गया और मैंने उसे देखा था, पर हमारी कभी बात तक नहीं हुई। है ना अजीब बात? उसका रंग गोरा था और चेहरे पर था नजर का चश्मा। थोड़ी सी अल्हड़ मगर दोस्त बनाने में माहिर। लड़कों से दोस्ती ज्यादा थी उसकी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी लड़कियों से नहीं पड़ती थी। मेरी क्लास में एक लड़की और थी, विधि, सुंदर और बहुत ही समझदार। उसे पता था लड़कों से कैसे काम निकालना है। उसका आसान शिकार था ब्रजेश, जिसे हम प्यार से बिजू कहा करते थे। वैसे इसमें विधि की भी कोई गलती नहीं थी, फर्क सिर्फ नजरिए का है। कैसे ये आगे पता चल जाएगा। बिजू हमेशा अपना काम छोड़कर विधि की मदद को तैयार था। शुरू में मुझे लगा ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिजू विधि को चाहने लगा था। बिजू भी मेरी तरह सरकारी स्कूल का उत्पाद था और विधि इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रोडक्ट। इधर आकृति और मेरी संगत बढ़ने लगी थी। वैसे आकृति भी इंग्लिश मीडियम से थी। हम कैंटीन में लंच साथ करते तो कभी चाय पीने चले आते। हमारे पास बात करने के लिए गॉसिप जैसा कुछ नहीं होता था। उसने बताया था अपनी फैमिली के बारे में और ये भी कि किसी बुआ का घर में दखल भी रहता है। उसके घर में माँ के अलावा उसका छोटा भाई वरुण था। माँ बड़े संघर्षों से उन्हें पाल रही थी। एक दिन हम लोग कॉलेज के लॉन में पढ़ रहे थे, मैं, आकृति और बिजू। आकृति ने बिजू को छेड़ते हुए विधि के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बिजू ने कहा कि उसे नहीं पता। तब आकृति ने बताया कि
विधि किसी काम में बिजी है, इसलिए इस सप्ताह वह कॉलेज नहीं आ सकेगी। सुनकर बिजू थोड़ा निराश हो गया। आकृति हंसी और बोली, तूने बताया है विधि को? किस बारे में? तू उसे प्यार करता है? नहीं, कब बताएगा? पता नहीं। अरे बेवकूफ, अगर तू उसे बताएगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? आकृति ने प्यार से डांटते हुए कहा, देखा बिजू, जिससे हम प्यार करते हैं या कुछ भी महसूस करते हैं उसे हमें बता देना चाहिए। मैं बहुत प्रभावित हुआ आकृति से और उसकी सोच से, परंतु बिजू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन बात तो कुछ और भी थी। एक दिन मैंने भी पूछ लिया कि वह बताता क्यों नहीं, तो उसका जवाब था, विधि हाई फाई ग्रुप में रहती है, उसकी सोच भी उनसे अलग नहीं है। अभी दोस्ती है, प्यार जाहिर करने से दोस्ती भी नहीं रहने का डर उसे रोके हुए था। क्या सचमुच विधु बिजू की भावनाओं से अनभिज्ञ थी या इसका दिखावा कर रही थी? ये एक दिन सामने आने वाला था। मगर इससे पहले मेरी कहानी को भी और आगे बढ़ना था। मेरी ही तरह एक और लड़का आकृति का अच्छा दोस्त था। नाम था गोविंद। बिजू और मेरा कॉमन फ्रेंड, पर वो हमारी क्लास में नहीं था, उसकी दूसरी क्लास थी। लेकिन उसका विधि के ग्रुप की एक लड़की निशी से अफेयर शुरू हो चुका था। बिजू और विधि को लेकर हम 6-7 लोगों में यदा कदा बात हो जाती थी। गोविंद और आकृति प्रायः सांझ को एक साथ ही घर जाया करते थे। दोनों के घर एक ही दिशा में पड़ते थे। पहले विधि को घर तक छोड़कर फिर अपने घर के लिए गोविंद निकल जाता था। पहले तो मुझे लगा कि गोविंद यूं ही साथ जाता होगा, पर बाद में पता चला सब आकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। दरअसल एक लड़का था जिससे बचाने के लिए गोविंद आकृति की ढाल बना हुआ था। उसका नाम था शाहमीर जैदी। अब यह नया किरदार कौन था, इसका खुलासा भी एक दिन आकृति ने कर दिया। जिस कॉलोनी में वो रहती थी उसी कॉलोनी में एक कॉलेज है जहां यह लड़का पढ़ता था। उससे दोस्ती हुई, दोनों में मेलजोल बढ़ा, जिसे शाहमीर ने प्यार समझ लिया। अब वो आकृति के पीछे पड़ा था, परंतु अब आकृति उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। लेकिन शाहमीर से फोन पर बात हुई, पर वो अपनी कहे जा रहा था। हमें लगा ये बंदा तो जैसे समझना ही नहीं चाहता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने, यानी मैं, बिजू और गोविंद ने निश्चय किया कि एक बार उसे मिलकर समझाया जाए। मिलने के लिए शाहमीर ने अपने घर बुलाया। थोड़ा अजीब लगा, पर हम भी पहुंच गए। शाहमीर ने अच्छे से हमारा स्वागत किया और तब हमें कहानी का दूसरा पहलू दिखाई दिया। शाहमीर के मुताबिक उसकी प्रेम कहानी 3 साल पुरानी हो चुकी थी। आकृति भी बहुत दफा शाहमीर के घर आ चुकी थी, परंतु शाहमीर ने कभी उसका गलत फायदा नहीं उठाया। बावजूद इसके शाहमीर को मौके भी मिले, ऐसा उसका कहना था। वो शादी भी करना चाहता था और आकृति टाले जा रही थी। इन 3 सालों में उसके अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं किया था उसने। अगर अब आकृति पीछे हट रही है तो उसे जाने दो, हमने समझाया शाहमीर को। उसकी परेशानी यह थी कि वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता था कि आकृति उसे छोड़ना चाहती है। कई बार दोनों से अलग अलग उनकी कहानी सुनी तो सामने आई यह पूरी दास्तां। शाहमीर से दोस्ती प्यार में बदली, वक्त बीत रहा, दोनों मिलते रहे। आकृति ने कहा था, हमारे मजहब अलग हैं तो हो सकता है मेरी माँ इस रिश्ते के लिए ना माने। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम्हें भी मानना होगा। जबकि शाहमीर को लगता था कि अगर कोशिश की जाए तो उन्हें मनाया जा सकता है, यानी एक पुरजोर कोशिश जरूर की जानी चाहिए। गुजरते वक्त के साथ आकृति की दिलचस्पी शाहमीर से कम होने लगी। वो पूछता तो पढ़ाई का बहाना बना देती। शाहमीर आकृति की किसी को भी दोस्त बना लेने की आदत से खुद को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगा, इसलिए उसे हर छोटी सी बात परेशान करने लगी थी। वो हर हाल में आकृति को शादी के लिए मनाना चाहता था। आकृति तब यह मानने लगी कि अब शाहमीर उसे परेशान कर रहा है। उससे बचने के लिए आकृति ने गोविंद का सहारा लिया। उसे अपनी परेशानी बताकर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उसे उसके घर के पास तक छोड़ा करेगा। पर यह तो समस्या का समाधान नहीं, उसे टालना हुआ। इसलिए बात खींचती चली गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि शाहमीर को कैसे समझाया जाए। अपनी जगह वो भी गलत नहीं था। आकृति ने इन्हीं उलझन भरे दिनों में एक दिन बातों बातों में मुझसे कहा, तुम्हें लगता होगा राघव कि
मैं शाहमीर को चीट कर रही हूँ या मुझे किसी के प्यार की कद्र नहीं? ऐसा नहीं है, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। मेरी माँ ने बहुत सहा है मेरे लिए। एक बुरा दौर गुजरा है जब हमारी जिंदगी में एक तूफान आया था, तब मेरा सहारा मेरी माँ थी। उसके बाद आकृति ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर मैं निःशब्द हो गया। जानते हो राघव, कुछ साल पहले किसी ने मेरा रेप किया था, कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी और मैं उसे देखता रह गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहूं। हमारे बीच एक खामोशी पसर गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछ सका। कैसे, कब, किसने, सूझा ही नहीं तो कैसे पूछता। वैसे भी ऐसे समय में सवाल नहीं सपोर्ट करते हैं। मैंने भी वही किया। यही एक वजह थी जिससे वो अपनी माँ को किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहती थी। शाहमीर से दोस्ती एक गलत कदम था। उस घटना के बाद मैंने अपने आप को आकृति के करीब महसूस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आकृति ने इतनी बड़ी बात मुझसे साझा की। उसने कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। अच्छे दोस्तों के राज लोगों को सुनाए नहीं, बल्कि अपने सीने में दफन किए जाते हैं। आकृति के लिए मेरे मन में कोमल भावनाएं जागने लगी। ये प्यार था या कुछ और, ये समझना अभी बाकी था। समय कैसा भी हो गुजरता तो है, पर उलझन में तो सदा रहती है। गोविंद की प्रेम कहानी में भी एक उलझन थी। निशी भी अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जा सकती थी, इसलिए उनका यह प्रेम संबंध तभी तक रहने वाला था जब तक निशी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। गोविंद और निशी के लिए सब्र की बात यही थी कि कुछ समय था उनके पास। कॉलेज के बहाने ही सही उनकी मुलाकातें हो रही थी। प्यार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये ना हो तो परेशानी, ये हो जाए तो और भी बड़े परेशानी। अब बिजू को ही देख लो, उसकी हालत भी कोई खास बेहतर ना थी। विधि को खो देने के डर से दोस्ती दोस्ती वाला खेल खेल रहा था वो। विधि की हर छोटी छोटी समस्या को सुलझाकर उसके दिन गुजर रहे थे। विधि को खुश देखकर वो बस अपना दिल बहरा रहा था बिजू। कई बार जब मैं कॉलेज नहीं जा पाता तो सभी दोस्तों को मिस करता था। दिन बीतते गए और दूसरे वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं भी आ गई। सब परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए। परीक्षाएं भी समाप्त हो गई। अंतिम वर्ष की कुछ कक्षाओं के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गए। लगभग 2 माह लंबे थे वे अवकाश। उन छुट्टियों में मैं अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। उन छुट्टियों को बीतने के बाद कॉलेज में दोस्तों को एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद एक बात मुझे बेहद अजीब लगी। आकृति ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी मुझे ये जानना था। मैं मौके ढूंढने लगा। आकृति मौका नहीं दे रही थी। दिखाई देती लेकिन किनारा कर जाती। कहीं ना कहीं बिजी होने का दिखावा कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं दीवानों की तरह उसके पीछे पड़ा था या हर जगह उसे ही खोजता फिर रहा था। जब भी दिख जाती तो कोशिश करता कि उससे बात हो जाए। एक दिन बिजू ने मुझे आकृति का एक मैसेज देते हुए कहा वो तुझसे बात नहीं करना चाहती। उसने ये भी कहा है कि हमारे बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लगा। हद तो तब हो गई जब ऐसा ही कुछ गोविंद ने कहा। राघव से कहना जो वो सोच रहा है ना वो हो नहीं सकता। उसे समझाओ हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, लवर्स नहीं। यही बात वो खुद भी मुझसे बोल सकती है। मैंने गोविंद से पूछा लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब मुझे गुस्सा आने लगा था। इस तरह मैसेज भेजने के बजाय वो खुद बात क्यों नहीं कर रही। मैं उन दिनों नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा रहा था। ऐसे में आकृति से सामना भी नहीं हो पा रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आकृति ऐसा क्यों कर रही थी। आखिरकार एक दिन आकृति मिल ही गई अकेली। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा था। हम दोनों की नजरें टकराई और आकृति ने एक बार फिर बचकर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने उसे जाने नहीं दिया। आकृति मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। आकृति मेरी शक्ल देखकर समझ गई अब तो उसे बात करनी ही पड़ेगी। हम दोनों कॉलेज की कैंटीन के पीछे चले गए। वहां कोई नहीं होता था जब क्लासेस चल रही होती थी। हम वहां बैठे और एक दूसरे की ओर देखा। बोल क्या कहना है, आकृति ने सपाट लहजे में कहा। अगर तुझे मुझसे कोई बात कहनी थी तो सीधे मुझसे क्यों नहीं कहा, इधर उधर लोगों से क्यों कहती फिर रही थी।
मैंने सीधे तौर पर पूछ लिया। मैंने जरूरी नहीं समझा। आकृति एकदम लापरवाही से जवाब दे रही थी। मतलब? हाँ सही सुना। एक बार तुमने ही बिजू को समझाया था कि किसी से अपने दिल की बात खुद ही बोल देना चाहिए। आकृति, अब तूने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे सवाल पर आकृति ने जो कहा उसे सुनकर मैं देखता रह गया। सलाह देने के लिए होती है। उसके बाद खुद ही बोली, देख हमारे बीच दोस्ती हो सकती है, प्यार नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरे इस बदले रूप की वजह। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। वो बस बैठी थी वहां। छुट्टियों से पहले हमारी बढ़ती दोस्ती से मुझे लगने लगा था कि शायद मुझे तुझसे प्यार हो गया है। मैं उलझन में था, क्या प्यार ही हुआ है या कुछ और। 2 महीने तुझसे दूर रहा, अपने काम में बिजी था। छुट्टियां खत्म हुई और साथ में एक गलतफहमी भी कि मुझे किसी से प्यार हुआ है। तू ही बता, अगर मुझे तुझसे प्यार हुआ होता तो क्या मैं तुझे फोन नहीं करता? एक बार भी नहीं। मैंने नहीं किया ना, कैसे करता? तू याद तक नहीं आए मुझे। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। रही बात दोस्ती की तो मुझे पता है अब तू मुझसे बात भी नहीं करेगी। दोस्ती वोस्ती सब बकवास है। अपनी बात मैं कह चुका था, इसलिए उसे जाने के लिए कह दिया। आकृति जा चुकी थी। उसके जाने के बाद भी मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। काफी राहत महसूस कर रहा था मैं। जो हुआ अच्छा हुआ। हम जिस डर से भागते हैं उसका सामना कभी न कभी तो करना ही पड़ता है। बिजू को भी आखिर एक दिन अपने डर से सामना करना ही पड़ा और हुआ भी वही जो सोचा था। विधि अपने दोस्तों में खुश थी। अब उसे बिजू की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। बिजू के लिए इस डर से उभरना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो पहले से जानता था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया। गोविंद की प्रेम कहानी का अंत भी निश्चित था। दोनों ही शुरू से अपनी प्रेम कहानी का अंत जानते थे। एक दिन मैं और गोविंद हालातों पर बात कर रहे थे। यहाँ लड़कियां बेहद खुदगर्ज हैं। ये लड़कों को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। इनका प्यार दोस्ती सब सुविधा के अनुसार होता है। विधि ने बिजू को एक टाइम पास बना रखा था। उससे अपने छोटे मोटे काम निकलवाती रही। जब देखा कि बंदा सेंटी हो रहा है तो छिप गई दोस्ती की आड़ में। इन सेल्फिश लड़कियों का ये सेफ गेम है। पहले दोस्ती करती है, फिर इमोशनल फूल बनाती है और जब लड़का सीरियस हो जाता है तो इन्हें दोस्ती याद आ जाती है। यार मैंने तो हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा और उसके बाद दोस्ती भी खत्म, जैसे तेरे साथ भी आकृति ने किया। सच कह रहा था गोविंद। शायद उस दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। राघव, तुझे पता है आकृति ने एक बार बताया था कि कोई रेप। कहते कहते चुप हो गया गोविंद और मेरी ओर ध्यान से देखने लगा। यह सुनकर मैं चौंक गया। क्या? मेरी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर वो समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, इसे कहते हैं इमोशनल फूल बनाना। भगवान जाने उसके साथ वैसा कुछ हुआ था कि नहीं, लेकिन उस घटना को अच्छे से यूज किया है उसने। अजीब है, मगर एक कहानी सच है। मैं भी बहुत हैरान था, विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर सच सामने था। मैं समझ नहीं सका कैसी थी वो लड़की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।